एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ एंड आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल एंटरप्राइजेस एंड उसके फीचर्स क्या हैं। इन गाइस इस चैनल पे हम जितनी भी नोट्स करेंगे अपने, ये सभी एनसीईआरटी की बुक्स में से पढ़ रहे हैं सारी वीडियोस। तो देखो बुक में क्या लिखा है। एट सम टाइम यू मस्ट हैव कम अक्रॉस प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। यानी सब ने आज तक कभी ना कभी ऐसा देखा होगा, कोई ऐसा प्रोडक्ट उनको मिला होगा जिसको मल्टीनेशनल कंपनी ने बनाया होगा। ठीक है, तो यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी की ही बात हो रही है बेसिकली, जो हमारी इंडिया में है। इन द लास्ट 2 डिकेड्स और सो, तो लास्ट के 20 लगभग साल या उससे कुछ पहले की यहाँ बात की जा रही है। एमएनसीज हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंडियन इकॉनमी। एमएनसीज ने बहुत ज़्यादा हमारे इकॉनमी के लिए किया, हमारे देश की इकॉनमी को आगे बढ़ाने में मदद की है। दे हैव बिकम अ कॉमन फीचर ऑफ मोस्ट डेवलपिंग इकॉनमीज़ इन द वर्ल्ड। यानी आजकल जो जितनी भी डेवलपिंग इकॉनमीज़ है उन सब में आप आराम से मल्टीनेशनल कंपनीज़ को देख सकते हैं। जैसे कि हमारा देश है, एक डेवलपिंग इकॉनमी है इंडिया, उसमें भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ बहुत सारी हैं। MNCs, as is evident from what we see around us, are gigantic corporations which have their operations in number of countries. Gigantic corporations का इधर मतलब क्या है, बहुत बड़ी होती हैं ये कंपनीज और इनके जो ऑपरेशंस हैं यानी इनका जो काम है वो बहुत सारी कंट्रीज़ में फैला होता है। ठीक है, इनके जो एक्टिविटीज़ वगैरह हैं, ब्रांचेस वगैरह हैं, बहुत अलग अलग कंट्रीज़ में होती हैं। दे आर करेक्टराइज्ड बाय द ह्यूज साइज। और क्या करेक्टरिस्टिक्स है आपके एमएनसीज के कि उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है। ठीक है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं ये, टेक्नोलॉजी एडवांस यूज़ करती है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी बहुत ज़्यादा एडवांस यूज़ करती हैं और इनका नेटवर्क ऑपरेशंस यानी जो काम है वो पूरे वर्ल्ड में हर एक कंट्री तक फैला होता है। आगे देखो क्या लिखा है, ग्लोबल एंटरप्राइजेस दस आर ह्यूज इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये ग्लोबल एंटरप्राइजेस या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस विच एक्सटेंड देयर इंडस्ट्रियल एंड मार्केटिंग ऑपरेशंस थ्रू अ नेटवर्क ऑफ द ब्रांचेस इन सेवरल कंट्रीज। और वो अपना काम कैसे फैलाती हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ या मार्केटिंग का कुछ भी खोलती हैं, कहाँ, बाहर के देशों में, उनमें छोटे छोटे ब्रांचेस खोल लेती हैं या अपनी कोई सब्सिडरी खोल लेती हैं अलग अलग देशों में, फिर काम करती हैं। ठीक है, these enterprises operate in several areas, producing multiple products with their business strategy extending over a number of countries. और ये जो एंटरप्राइज होती हैं ये सेवरल एरियाज यानी किसी भी एरिया में काम कर सकती हैं। इनका कोई भी काम हो सकता है, प्रोडक्शन का हो सकता है, ट्रेडिंग का हो सकता है, किसी भी चीज़ का सर्विसेज प्रोवाइड करने का। प्रोड्यूसिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स यानी एक ही कंपनी कई सारे प्रोडक्ट्स भी बना सकती हैं। ठीक है, हो सकता है ऐसा, पॉसिबल बिल्कुल हो सकता है। और अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके वो जो है नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ यानी बहुत सारे कंट्रीज़ तक अपना बिजनेस फैलाती जाती हैं। दे डू नॉट एम एट मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। वो अपना एम ये नहीं रखती है कि हमें प्रॉफिट बढ़ाना है, बस बात ख़त्म, 1-2 प्रोडक्ट बना लिए, उनको बेच दिए दूसरे देशों में और अपना प्रॉफिट बढ़ा लिया, नहीं। बल्कि क्या चाहती हैं वो कि हमारे ब्रांचेस जो हैं पूरे संसार में फैलें, हमारा नाम हो, हमारी गुडविल, हमारी पहचान हो इंटरनेशनल लेवल पे। देखो अब इसके फीचर्स क्या हैं, फीचर्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, यानी बहुत सारा पैसा होता है इनके पास। दीज एंटरप्राइजेज आर करेक्टराइज्ड बाय पोजेसिंग ह्यूज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं इनके पास। एंड द एबिलिटी टू रेज फंड्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और ये अलग अलग तरीक़ों से पैसा रेज कर सकती है अगर इनको पैसे की ज़रूरत है तो। They're able to tap funds from various resources, यानी बहुत सारी जगह से ये फंड्स ले सकते हैं। जैसे कि ये इक्विटी शेयर्स को इशू करके पैसा ला सकते हैं, डिबेंचर्स इशू करके, बॉन्ड्स इशू करके, है ना, पब्लिक से पैसा ले सकते हैं ये। ठीक है, पब्लिक के थ्रू पैसा रेज कर सकते हैं। They are also in a position to borrow from financial institution, और साथ में ये अगर इनको पैसा चाहिए तो किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, किसी इंटरनेशनल बैंक से, वहाँ से भी जो है लोन वगैरह ले सकती हैं। दे एन्जॉय क्रेडिबिलिटी इन द कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट के थ्रू भी जो है ये पैसा रेज कर सकती हैं। इवन इन्वेस्टर्स एंड बैंक्स ऑफ होस्ट कंट्री आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन देम। इन्वेस्टर्स और बैंक्स ऑफ होस्ट कंट्री का मतलब है, होस्ट कंट्री क्या होती है बेसिकली, होस्ट कंट्री वो कंट्री है जिस कंट्री में ये अपनी ब्रांचेस खोलती हैं, तो वो देश भी इनको पैसा देने को रेडी हो जाते हैं कि भाई तुम्हारी ब्रांच हमारे देश में है, अब अगर तुमको पैसे की ज़रूरत है तो हमसे तुम लोन वगैरह ले सकते हो। Because of their financial strength, they are able to survive under all circumstances.
फाइनेंशियल स्ट्रेंथ यानी फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से हर एक कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकती हैं क्योंकि इनके पास बहुत पैसा होता है। नेक्स्ट है फॉरेन कोलैबोरेशन। ग्लोबल एंटरप्राइजेज यूजुअली एंटर इनटू एग्रीमेंट्स विद इंडियन कंपनीज। अब कोई भी ग्लोबल एंटरप्राइज यानी एमएनसी है, वो इंडिया में आती है तो इंडिया के कंपनीज़ के साथ वो एग्रीमेंट करती हैं, जैसे कि चाहे आपने टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग कर लेगी, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, या हम उनका ब्रांड नेम यूज़ कर रहे हैं, ऐसे कुछ भी, ठीक है, किसी भी चीज़ के थ्रू वो हमारे देश में एंटर कर सकती हैं, किसी भी टाइप का एग्रीमेंट कर सकती हैं। दीज एमएनसीज में कोलैबोरेट विद कंपनीज इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। और ये कंपनी किसी के साथ भी कोलैबोरेट कर सकती है, यानी मिल के काम कर सकती है, चाहे पब्लिक सेक्टर कंपनी हो चाहे प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो, ठीक है। देर आर यूजुअली वेरियस रेस्ट्रिक्टिव क्लोजेज इन द एग्रीमेंट। हाँ, लेकिन जब ये एग्रीमेंट करती हैं तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्टिव क्लोजेज यानी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे कि टेक्नोलॉजी को लेके हो गए, कैसे यूज़ करनी है, प्राइस को लेके, डिविडेंड को लेके, या फॉरेन टेक्नीशियन का उन पे कंट्रोल रहता है जो फॉरेन की कंपनी है। ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं यार जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं एग्रीमेंट के टाइम पे, ठीक है। Big industrial houses wanting to diversify and expand have gained by collaborating with MNCs। अब देखो, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज होते हैं जो चाहते हैं कि भाई हम डाइवर्सिफाई करें, हम एक्सपेंड करें, अपना बिजनेस बढ़ाएं, तो वो MNCs के साथ कोलैबोरेट कर लेते हैं, यानी मिल के काम करते हैं। उनके पेटेंट्स ले लेंगे, उनके रिसोर्सेज यूज़ कर लेंगे फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू, या जैसे भी है, मतलब हमारे देश में अगर कोई भी बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है तो वो MNCs के साथ कोलैबोरेट करके काम कर सकता है अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो ज़्यादा। बट एट द सेम टाइम दीज फॉरेन कोलैबोरेशंस हैव गिवन राइज टू द ग्रोथ ऑफ मोनोपोलीज। लेकिन हाँ, जब ये फॉरेन कोलैबोरेशन होती है, यानी एक MNC आई और एक हमारे देश की कंपनी आई, इनसे क्या होता है, मोनोपोली बढ़ जाती है और कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स, यानी पावर जो है हमारी इकॉनमी की कुछ ही हाथों में रह जाती है। कैसे होता है ऐसे पॉसिबल? अब देखो क्या होगा, कोई MNC है, बहुत बड़ी है, इकोनॉमी पावर है उसके पास, और एक हमारे देश का कोई भी कंपनी है जो कि बहुत बड़ी है, वो दोनों आपस में मिल के कोई काम करेंगे तो वो और बड़े हो जाएंगे, है ना। तो बाकी छोटे मोटे तो फिर अपने आप ही साइड हो जाएंगे क्योंकि वो तो उनकी कॉस्ट कवर ही नहीं कर पाएंगे ना। नेक्स्ट है एडवांस टेक्नोलॉजी। दीज एंटरप्राइजेज पोजेसेस टेक्नोलॉजिकल सुपीरियरिटीज़ इन द मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी बहुत अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं ये मल्टीनेशनल कंपनीज़। जो है मेथड ऑफ प्रोडक्शन इनके बहुत एडवांस होते हैं, बेसिकली मशीन्स की बात हो रही है, एडवांस मशीन्स यूज़ करते हैं। देर एबल टू कन्फर्म टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस। इंटरनेशनल लेवल पे जो स्टैंडर्ड सेट हो रखे हैं किसी प्रोडक्ट के हैं या क्वालिटी सेट हो रखी है, वो उस चीज़ को कवर कर पाता है क्योंकि इनके पास बहुत अच्छी मशीन्स होती हैं। दिस लेड टू द इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस इन द कंट्री। इससे हमारे देश की भी प्रोग्रेस होती है क्योंकि भाई ये जब आएंगे हमारे देश में तो टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, तो फिर टेक्नोलॉजी हमारे देश में आएगी तो हमारे देश के लोग भी उसे यूज़ करेंगे, है ना, सिंस दे आर एबल टू ऑप्टिमली। और साथ में ही हमारे देश के रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल्स को भी बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं क्योंकि ये किस चीज़ पे काम करते हैं कि भाई कम से कम वेस्टेज हो और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो किसी भी चीज़ का। So computerization and other inventions have come due to the technological advancement provided by MNCs। MNCs आई उनकी वजह से तो ये हमारे देश में सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हुआ, इतनी सारी इन्वेंशंस हुई, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट इनोवेशन। These enterprises are characterized by having highly sophisticated research and development departments। अब ये जो enterprises होती हैं इनमें क्या होता है, बहुत बढ़िया research and development department होते हैं। engage in the task of developing new products and superior designs of existing product, जो हमेशा engaged यानी लगे रहते हैं कोई नया प्रोडक्ट बनाने में या कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट यानी ऑलरेडी प्रोडक्ट है लेकिन उसका कुछ बेहतरीन डिज़ाइन बनाने में इनका R&D डिपार्टमेंट हमेशा लगा रहता है कुछ नया ढूंढने में। Qualitative research requires huge investment which only global enterprises can afford। अब ये जो रिसर्च है, ठीक है, इसके लिए अपने को बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए और सिर्फ ग्लोबल एंटरप्राइजेज मल्टीनेशनल कंपनीज ऐसी है जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है जो पैसा लगा के रिसर्च पे लगा देती हैं। नेक्स्ट है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज। द मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ऑफ ग्लोबल कंपनीज आर फार मोर इफेक्टिव देन अदर कंपनीज। इनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी बाकी सभी कंपनीज से बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्टिव और बेहतरीन होती हैं। दे यूज़ एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा
एग्जैजरेट कर देते हैं, सब कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं अपने प्रोडक्ट को, और ऐसी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं कि इनकी शॉर्ट पीरियड में ही तुरंत ही सेल्स बढ़ जाती है। जैसे जैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह दिखाते रहते हैं ना, ये लगा लो बाल काले हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे एंड ऑल। दे पोजेस अ मोर रिलायबल एंड अप टू डेट मार्केट इन्फॉर्मेशन, और हमेशा ये रिलायबल और अप टू डेट मार्केट इन्फॉर्मेशन जो है यूज़ करते हैं, मतलब अप टू डेट रहने की कोशिश करते हैं बेसिकली ये लोग। दे एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स आर नॉर्मली वेरी इफेक्टिव। इनके एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बेहतरीन होती हैं, सिंस दे ऑलरेडी हैव कार्व्ड आउट अ प्लेस फॉर देमसेल्व्स इन द ग्लोबल मार्केट। अब क्या होता है, उन्होंने ऑलरेडी एक जगह बना ली होती है उन्होंने ग्लोबल मार्केट यानी इंटरनेशनल लेवल पे। सो इनकी जो ब्रांड्स है वेल नोन है, भाई सबको पता है इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रोडक्ट है, ये सबसे बेहतरीन है, तो इनको अपना प्रोडक्ट बेचने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि फेमस हो जाता है इनकी कंपनी का नाम काफ़ी। नेक्स्ट है एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी। देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है लास्ट, देयर ऑपरेशंस एंड एक्टिविटीज़ एक्सटेंड बियॉन्ड द फिजिकल बाउंड्रीज ऑफ देयर ओन कंट्रीज। इनके जो ऑपरेशन एक्टिविटीज़ हैं, इनके जो काम है वो सिर्फ इनके खुद के देश में नहीं होते हैं, बल्कि इनके देश की फिजिकल बाउंड्री से बाहर दूसरे देशों में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अपने देश में प्रोडक्शन कर रही है, नहीं, बिल्कुल नहीं, दूसरे देशों में भी प्रोडक्शन करती है, वहाँ पे भी फैक्ट्रीज वगैरह खोलती हैं। नेक्स्ट और लास्ट है अपना सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे, दे हैव द हेडक्वार्टर्स इन द होम कंट्री। उनका हेडक्वार्टर उनकी होम कंट्री में होता है, यानी खुद की कंट्री में होता है। जैसे कि यूएस की अगर कोई एमएनसी है हमारे देश में आके काम कर रही है, तो उनका हेडक्वार्टर यूएस में ही होगा। एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ऑल ओवर ब्रांचेस एंड सब्सिडरी, और उसी हेडक्वार्टर से वो सारा कंट्रोल रखेंगे हर एक ब्रांच पे, चाहे कितने भी देशों में ब्रांचें खोली हुई हो, वो हेडक्वार्टर की जो मेन ब्रांच है वही सब पे ध्यान रखेगी। However, this control is limited to the broad policy framework of the parent company. लेकिन ये जो पेरेंट कंपनी है, जो मेन कंपनी है, इसका कंट्रोल लिमिटेड रहता है, ठीक है। ये डे टू डे ऑपरेशंस में इंटरफेरेंस नहीं करती हैं। इससे वीडियो खत्म।